नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स बीए थर्ड सेमेस्टर का एक ऐसा टॉपिक जहां से लगभग 10 से 15 नंबर आपके एकदम से पक्के हो जाते हैं। यानी कि इस वीडियो को अगर आप अंत तक देख लेंगे तो बीए थर्ड सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप मान के चलिए कि आपका 10 से 15 नंबर आपने तैयार कर लिया। तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं ढूंढ करके आपके समक्ष लाऊंगा जिनसे पिछले 2 वर्षों में एक प्रकार से परीक्षा में विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो है प्रश्न बहुत ज़्यादा मात्रा में आए हैं। प्रश्नों को भी दिखाने का प्रयास करूंगा कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं और आपकी परीक्षा में एक प्रकार से और कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो 2024, 25, 26 इन सभी की परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होगा। तो आप ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और चैप्टर वाइज क्लासेस तो मैं चलवा ही दूंगा, उसको लेकर के आप परेशान ना हो। देखिए, चैप्टर वाइज से आपको एक प्रकार समझ में जरूर आ जाएगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक आध दो वीडियो होने के बाद में मैं चैप्टर वाइज क्लासेस जो होंगी वो प्रारंभ करवा दूंगा। अभी बहरहाल ये एक चैप्टर ही है, जैसे कि ये वाणिज्यवाद जो एक प्रकार से आज है। वाणिज्यवाद या वाणिज्यवाद क्या होता है, वाणिज्यवाद किसे कहते हैं, वाणिज्यवाद को लेकर के विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या बातें बताई हैं। वाणिज्यवाद बेसिकली एक प्रकार से जो इकोनॉमी के क्षेत्र में या एक प्रकार से अर्थव्यवस्था के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में फैला, ये क्या था। प्रकृतिवाद और वाणिज्यवाद में क्या डिफरेंस है, इसको अगले मॉडल पेपर में मैंने देख ही लिया था। तो चूंकि यहाँ से प्रश्न खूब मात्रा में एग्जाम में बने थे तो मैंने कहा एक प्रकार से कि आपको क्यों ना उन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करवाया जाए जहाँ से परीक्षा में प्रश्न खूब अधिक मात्रा में आ रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद में और भी चीज़ें तो मैं डिस्कस करता रहूँगा। और सिलेबस कंप्लीट होने की बात आप जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं दिमाग में कि सर जी पेपर आने वाले तो चैप्टर कब तक कंप्लीट हो जाएंगे, तो चैप्टर्स जो होंगे वो मैं एक प्रकार से मैराथन क्लास लगवा करके भी समाप्त कर दूंगा, तो उसको लेकर के आप परेशान ना हो। ठीक है, जैसे कि 2-3 घंटे की मैराथन क्लास लगवा दूंगा, उसी में आपका पूरा का पूरा चैप्टर मैं समाहित कर दूंगा। ठीक है, और उसमें सब समझ लेंगे हम, तो इसको लेकर के आप परेशान ना हो कि गुरुजी जो है एक प्रकार से चैप्टर वाइज 1 चैप्टर 2 चैप्टर इस तरीके से, तो वो एक प्रकार से कवर हो जाएगा। उसको लेकर के आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। आप इन टॉपिक्स को यानी जिस रणनीति के साथ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं उसी रणनीति के साथ आप पढ़ने का प्रयास करिए। विश्वास मान करके चलिए कि आपसे आगे कोई निकल नहीं पाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र की अगर बात की जाए, ठीक है, तो इसमें आपको एक प्रकार से पढ़ना होता है बेसिकली जो भारतीय अर्थव्यवस्था रही है या आर्थिक विचार जो रहे उनका इतिहास पढ़ना है, यानी हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट के बारे में पढ़ना है, जिसमें भारतीय अर्थशास्त्री और पाश्चात्य अर्थशास्त्री दोनों के बारे में आपको समझना है। ठीक है, देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली पॉइंट ये है यहाँ पर वाणिज्यवाद के लिए उत्तरदायी कारक। देखिए, वाणिज्यवाद जो होता है आप सभी लोग जानते हैं वाणिज्यवाद क्या होता है। वाणिज्यवाद एक प्रकार से क्या होता है, यानी कि व्यापार से रिलेटेड होता है वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद के बारे में मैंने आपको बताया था कि वाणिज्यवाद सम्मिलित रूप से उन सिद्धांतों का नाम है जो व्यापार मुख्य रूप से विदेश व्यापार के जरिए राष्ट्र को अत्यधिक साधन संपन्न बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वाणिज्यवाद के विचारकों एवं समर्थकों की बात की है, जिसमें कुशल व्यापारी शामिल होते हैं, प्रशासक, राजनीतिज्ञ और शासक, ये सब सम्मिलित होते हैं और ये सब मिल करके एक प्रकार से एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते हैं। और ये लोग एक प्रकार से सोने चांदी और तमाम प्रकार के धातुओं पर फोकस करते हैं, कृषि वगैरह पर कम फोकस करते हैं, यानी कि एक प्रकार से व्यापार ही सब कुछ है, ऐसा मानते हैं ये लोग वाणिज्यवाद। तो वाणिज्यवाद एक प्रकार से क्यों आया, या वाणिज्यवाद विचारधारा जो आई एक प्रकार से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, उसके पीछे एक प्रकार से किन किन कारणों का योगदान रहा है, सबसे पहले उन कारणों को समझेंगे। तो वाणिज्यवाद या वाणिज्यवाद का सीधा सीधा मतलब होता है कृषि ना करके व्यापार की तरफ एक प्रकार से लोगों का उन्मुख होना, या लोग एक प्रकार से अब कृषि ना करके या केवल खेती पर डिपेंडेंट ना होकर के अब वह लोग एक प्रकार से किस पर डिपेंडेंट होने लगे, वह एक प्रकार से व्यापार करने लगे, व्यापार को अधिक महत्व देने लगे। जबकि प्रकृतिवादी जो है वो खाद्यान्न उत्पादन पर फोकस करते हैं, कृषि वगैरह पर ज़्यादा फोकस करते हैं, व्यापार पर कम फोकस करते हैं। लेकिन एक प्रकार से जो ये वाले विद्वान हैं वाणिज्यवाद को समर्थन देने वाले, वो लोग कहते हैं कि भाई सोना चांदी आपके पास होगा या ऐसे और तमाम प्रकार के प्रोडक्ट होंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें आपको खरीद करके खा लेंगे जो खाद्यान्न की फसलें होंगी। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो वाणिज्यवाद और प्रकृतिवाद दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी विचार रहे हैं और दोनों का बड़ा महत्व है एक प्रकार से आर्थिक विचारों के इतिहास को पढ़ने में। ये दो विचारधाराएं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, एक वाणिज्यवाद और एक प्रकृतिवाद। वाणिज्यवाद तो आज हम समझ ही लेंगे, प्रकृतिवाद को भी मैं किसी दिन समझा दूंगा। ऐसे ही जैसे डेविड रिकार्डो का जो लगान सिद्धांत है, या ऐसे ऐसे तमाम प्रकार के जो विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने विचार विभिन्न विद्वानों ने दिए हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, उन पर, या ऐसे कि जो है
किसी दिन मैं जैसे कि जो है आर्थिक विचारों के बारे में चर्चा कर लूँगा, जो है दादा भाई नौरोजी के बारे में, किसी दिन एक प्रकार से कीन्स के बारे में, प्रोफेसर कीन्स, किसी दिन डेविड रिकार्डो, ठीक है, किसी दिन एक प्रकार से जो है कौटिल्य के, ऐसे ऐसे गांधी जी के विचार, ठीक है, ऐसे अलग अलग विद्वानों के विचारों को जिन्होंने अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं वाणिज्यवाद के लिए उत्तरदायी कारक। तो वाणिज्यवाद को प्रभावित करने वाले या वाणिज्यवाद को के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना करें, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछेगा तो आप आसानी से बता पाएंगे। और भी टॉपिक्स को मैंने इसमें रखा है, अभी मैं चर्चा कर रहा हूं, तो परेशान आपको नहीं होना है। यानी वाणिज्यवाद और वाणिज्यवाद से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस बने हैं अभी तक एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को एक प्रकार से मैं बताने का प्रयास करूँगा, और उनके उत्तर कैसे लिखना है ये भी यहाँ पर आपको लिखित फॉर्म में दिख रहा होगा। देखिए, वाणिज्यवाद या वाणिज्यवाद के उद्भव के लिए कुछ आर्थिक, सामाजिक यानी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और धार्मिक, रिलीजियस और सांस्कृतिक, कल्चरल, ये चारों कारण उत्तरदायी हैं। 4-5 कारण जो हैं, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ये सभी कारण उत्तरदायी हैं जिन्होंने वाणिज्यवाद को प्रेरित किया, मोटिवेट किया, आगे बढ़ाया। पहला कारण था आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों की अगर बात की जाए तो 15वीं शताब्दी के अंत में, यानी कि 1400 एक प्रकार से 1401 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी का जो समय काल होता है उसी को 15वीं शताब्दी कहते हैं। तो 14वीं शताब्दी मतलब 15वीं शताब्दी, यानी कि इसके अंत तक मतलब 1490 के आसपास या 91-92 के आसपास तक। तो 15वीं शताब्दी के अंत से लोगों के आर्थिक जीवन में क्या हुआ, परिवर्तन शुरू हो गया। और जब ये परिवर्तन हो रहे थे उस दौरान आप देखते हैं घरेलू अर्थव्यवस्था के स्थान पर क्या होने लगा, विनिमय अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हो गया। विनिमय मतलब क्या होता है, एक्सचेंज इकोनॉमी। एक्सचेंज इकोनॉमी मतलब होता है कि आदान प्रदान करना। तनी कि जैसे कि मान लेते हैं आपने गेहूं उत्पादन किया और हमने चावल उत्पादन किया, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भैया 1 बोरा गेहूं तुम हमको दे दो और 1 बोरा चावल तुम हमसे ले लो। यानी हम कुछ वस्तुएं आपको दे दें और आप कुछ वस्तुएं हमको दे दें और दोनों वस्तुओं का आदान प्रदान हम कर लें। और जब इस प्रकार से हम वस्तुओं का क्या कर लेंगे, आदान प्रदान कर लेंगे महोदय, तो यही क्या हो जाएगा, विनिमय हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इसी को एक प्रकार से एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, इसको विनिमय कहा जाता है। तो विनिमय अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें बदल जाता है क्या, घरेलू अर्थव्यवस्था के स्थान पर अब विनिमय अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यानी हम आपको चाहे मुद्रा दे करके आपसे कुछ वस्तु लें या कुछ चीज़ दे करके हम वस्तु ले लें। यानी कि अभी तक क्या था कि भाई हम उसको घर पर बनाते थे तभी हम उसको खाते थे या उसका उपयोग करते थे। अब क्या है, हम अपनी वस्तु को जो हम उगाते हैं उसको दे करके आपसे दूसरी वस्तु ले लेंगे। ठीक है, कृषि का स्थान अब किसने ले लिया, उद्योगों ने ले लिया या उद्योग लेने लगे। यानी अभी तक जो कृषि एक प्रकार से लोग कर रहे थे, अब कृषि ना करके लोग उद्योग यानी इंडस्ट्री स्थापित होने लगी, उसमें काम करने लगे। व्यापार काफ़ी महत्वपूर्ण इस दौरान बन गया 14वीं शताब्दी मतलब 15वीं शताब्दी के अंत तक। और यह मध्य युग के सामाजिक आर्थिक ढांचे के आधार को परिवर्तित कर रहा था, जो एक प्रकार से यह युग था मध्य युग। व्यापार ने मुद्रा के उपयोग को अनिवार्य बना दिया, क्योंकि जब व्यापार आप करेंगे तो मुद्रा एक प्रकार से बनाना होगा। यानी कुछ ऐसे जो है एक प्रकार से मुद्रा बनेंगे जिसके माध्यम से आप ये बताएंगे कि भाई इतना मुद्रा हम तुमको देंगे तो इतना हमको आप वस्तु देंगे। तो इसीलिए मुद्रा बनाने के लिए चांदी और सोने के रूप में एक प्रकार से मुद्रा उपलब्ध होती थी। इसीलिए चांदी और सोने को एक प्रकार से ज़्यादा लोग फोकस देने लगे और चांदी और सोने पर ज़्यादा एक प्रकार से उत्खनन करने लगे। वाणिज्य यानी व्यापार के विस्तार के लिए के साथ साथ परिवहन का भी विकास हुआ, चूँकि परिवहन के द्वारा ही एक प्रकार से एक स्थान से वस्तुएं दूसरे स्थान को जाती हैं। और जब एक प्रकार से ऐसा मतलब व्यापार होगा तो परिवहन को भी एक प्रकार से बढ़ावा मिलेगा। परिवहन के साथ साथ कृषि, जनसंख्या, इन सभी में सुधार भी धीरे धीरे हुआ। कृषि जो परंपरागत कृषि होती थी पहले टाइप की या पुरानी कृषि परंपरा थी, उसमें चेंजमेंट आने लगे, नए नए प्रकार के कृषि यंत्रों का विकास होना शुरू हुआ, जनसंख्या बढ़ने लगी, तमाम प्रकार के सुधार होने लगे एक प्रकार से हर क्षेत्र में। और इसलिए क्या हुआ कि वाणिज्यवादी विचार जो है इन्हीं विकासों का परिणाम है। यानी जब ये तमाम प्रकार के विकास हुए, अर्थव्यवस्था, इंडस्ट्री का विकास हुआ, ठीक है, मुद्रा का विकास हुआ, सोने चांदी के मुद्रा बनने लगे, ठीक है, जनसंख्या, कृषि, परिवहन, इन सभी में सुधार होने लगा। इन सभी का ही परिणाम एक प्रकार से या प्रभाव पड़ा किस पर, वाणिज्यवाद पर, और लोग एक प्रकार से वाणिज्य पर या व्यापार पर ज़्यादा फोकस करने लगे। तो पहला कारण ये रहा। दूसरा कारण क्या रहा भाई, वो रहा राजनीतिक कारण। ठीक है, दूसरा कारण है आपका पॉलिटिकल फैक्टर या राजनीतिक कारण। देखिए, मध्य युग में क्या था कि मध्य युग की समाप्ति के समय राष्ट्रवाद प्रबल शक्ति बन चुका था। इस दौरान लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना यानी राष्ट्रवाद की भावना जो है वो पनपने शुरू हो चुकी थी। लोग अपने राष्ट्र के प्रति मर मिटने की भावना रखने लगे थे। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के नारे भी आप देखते हैं इस दौरान लगने शुरू हो गए थे। ठीक है, तो
पुनर्जागरण के कारण से क्या हुआ, यूरोप अत्यधिक बदल गया था। चूँकि यूरोप में जब पुनर्जागरण का मध्य युग के बाद में क्या होता है, यूरोप में पुनर्जागरण होता है, दोबारा से यूरोप जो है वो पहले जैसे कंडीशन में आने को एक प्रकार से हो जाता है, यानी वो एक प्रकार से अपने स्व को पहचान जाता है, अपने आत्मज्ञान के द्वारा एक प्रकार से अपने जो प्राचीन जो एक प्रकार से उनकी राष्ट्र गौरव थी उसको पहचानने में सफल हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आधारभूत राजनीतिक परिवर्तन तमाम प्रकार के होते हैं। यहाँ पर जो राजसत्ता थी, राजशाही थी, अब धीरे धीरे वो एक प्रकार से लोकतंत्र में परिवर्तित होने लगती है। इसका परिणाम क्या हुआ कि सशक्त राष्ट्रों जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, इन सभी का उदय हुआ। और जब इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन का उदय हुआ, इंग्लैंड की क्रांति होती है, ठीक है, फ्रांस की क्रांति होती है, इन सभी क्रांतियों का परिणाम एक प्रकार से समाज पर पड़ा। सामंतवाद का अंत हो गया, यहाँ पर राजा अधिक शक्तिशाली बन जाता है, प्रत्येक देश अपनी स्वतंत्रता अक्षुण्ण रखना चाहते थे, दूसरे देश को शत्रु समान समझा जाता था, ठीक है। मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए वाणिज्यवादियों ने व्यक्ति की राजनीतिक और आर्थिक क्रियाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करी, और इस दृष्टिकोण से एक प्रकार से राजनीतिक फैक्टर के द्वारा भी एक प्रकार से जब एक एक राष्ट्र हो गए तो वो अपने अपने राज्य में व्यापार करने के लिए एक दूसरे राज्य से खाद्यान्न की चीज़ों को लाने के लिए, या जो हमारे यहाँ होता है उसको दूसरे के यहाँ भेजने के लिए, या दूसरे के यहाँ जो होता है उसको अपने यहाँ मंगाने के लिए, ऐसे तमाम प्रकार के प्रयत्न करने लगे। इससे भी एक प्रकार से बड़ा बढ़ावा मिला, ठीक है इसको। इसके अलावा तीसरा कारण रहा महोदय, तीसरा कारण है धार्मिक कारण। धार्मिक कारणों की अगर बात की जाए तो धार्मिक आंदोलन जो था ये रोमन कैथोलिक चर्च के लिए या उसके विरुद्ध किया गया था। रोमन कैथोलिक चर्च जो था वो धार्मिक आंदोलन उसी के विरुद्ध किया गया था, और इसके बाद में प्रोटेस्टेंट नीति जो है उसको लाई गई, ठीक है। कैथोलिकों का मतलब एक प्रकार से विरोध किया गया और प्रोटेस्टेंट नीति आई, और उसमें एक प्रकार से धर्म का एक नया स्वरूप सामने आया। इसने पोप की सत्ता को चुनौती दी, यानी कि जो पोप होते थे, जो एक प्रकार से ईसाई धर्म के जैसे पंडित जी होते हैं, वो एक प्रकार से जैसे हिंदू धर्म में पंडित जी और मुसलमानों में मौलवी वगैरह होते हैं, ऐसे ही वहाँ पर पोप होते हैं। तो उन पोप की जो सत्ता थी उनको चुनौती दी। प्रारंभ में रोमन कैथोलिक चर्च राष्ट्र के राजनीतिक तथा आर्थिक क्रियाओं को नियंत्रित करता था। जो पोप होते थे वो एक प्रकार से ही राष्ट्र की राजनीतिक और एक प्रकार से जो आर्थिक क्रियाएं होती थी, इकोनॉमिकल प्रोसेस, और जो एक प्रकार से राजनीतिक जो प्रक्रियाएं होती थीं वो सारी की सारी प्रक्रियाएं रोमन कैथोलिक चर्च के अंडर में आता था, और रोमन कैथोलिक चर्च का जो मालिक होता था पोप हुआ करता था। इसलिए एक प्रकार से धर्म का अधिकार था, धर्म का आधिपत्य था एक प्रकार से राजनीति पर और आर्थिक तंत्र पर, ठीक है, इकोनॉमी पर। किंतु धार्मिक आंदोलन के उपरांत क्या हुआ कि पोप की सत्ता को चुनौती दी गई और पोप शाही एक प्रकार से वो समाप्त होने की ओर अग्रसर हो गई। इस तरीके से जब पोप शाही समाप्त हुई तो लोगों ने एक प्रकार लोगों के अंदर वाणिज्यवाद या व्यापार करने की जिज्ञासा और उसकी एक प्रकार से करने की इच्छा पनपने शुरू हो गई, ठीक है। तो ये भी एक मोटिवेशन मिला उनको, वाणिज्यवादियों को। इसके अलावा सांस्कृतिक कारकों की अगर बात की जाए तो सांस्कृतिक रूप से भी यूरोप में तीव्र परिवर्तन हो रहे थे। पुनर्जागरण ने व्यक्तियों को जानकारी की नई रोशनी प्रदान करी। लोगों को यह बात मालूम हुई कि इस विश्व का जीवन स्वर्ग के जीवन की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। यानी पहले क्या था कि भाई जो है स्वर्ग जाने के नाम पर लोग एक प्रकार से लोगों को डरा धमका करके तमाम प्रकार के काम वगैरह करवाते थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि लोगों को पता चलेगा कि भाई यही जो सुख है वो पृथ्वी पर ही है, जो भोगना है यहीं पर भोगना है, स्वर्ग नरक तो बाद में होगा, उसको देखा जाएगा। अभी एक प्रकार से यानी भोगवाद की प्रवृत्ति भी आप देखते हैं यहाँ पर अपनी शुरू हो जाती है। लोग एक प्रकार से जो है अपने आप को मौज मस्ती से रहना पसंद करने लगते हैं। लोगों को यह मालूम हुआ कि इस विश्व का जीवन स्वर्ग के जीवन की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। इसके फलस्वरूप मुद्रा ने मानवीय क्रियाओं को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया, और इस तरीके से मुद्रा के द्वारा एक प्रकार से एक्सचेंज भी बहुत यानी विनिमय की दर जो हुई या विनिमय एक प्रकार से बहुत अधिक मात्रा में होने लगे। एक स्थान की वस्तुएं दूसरे स्थान पर जाने लगी। इसके अलावा वैज्ञानिक कारक जो रहे जो बहुत प्रभावित किए हैं वाणिज्यवाद को या वाणिज्यवाद को। विज्ञान और तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी और साइंस के विकास के परिणाम स्वरूप एक प्रकार से क्या हुआ कि एक प्रकार से जो यूरोपीय क्षेत्र था उसमें तीव्र गति से प्रगति हुई, परिवर्तन हुआ। तमाम प्रकार के आविष्कार हो रहे थे उस दौरान इंग्लैंड में, ठीक है। कंपास और छापे खाने का आविष्कार हो चुका था, ये अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ इस क्षेत्र में। कंपास की सहायता से जहाज रानी सुविधाजनक हो गई। जहाज रानी मतलब कि क्या होता है कि कंपास जो होता वो दिशा बताने वाला एक यंत्र होता था कि किस दिशा मतलब कौन सी दिशा है। तो समुद्र में एक प्रकार से जो जहाजी बेड़े लेकर के जैसे वास्को डी गामा और मैगलन या एक प्रकार से
से कोलंबस, ऐसे तमाम प्रकार के जो विदेशी यात्री रहे हैं जो विभिन्न देशों की परिक्रमा करते से कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी, वास्को डिगामा ने एक प्रकार से भारत की खोज करी। तो क्या भारत उससे पहले नहीं था, अमेरिका उससे पहले नहीं था, केवल वास्को डिगामा और कोलंबस ने मिलकर के ही खोजा? नहीं, इससे पहले भी भारत था। लेकिन भारत आने का जो समुद्री मार्ग था जहाँ से वास्को डिगामा आया था, उस मार्ग से कोई नहीं आया था। लोगों को लग रहा था कि समुद्र के उस पार कुछ है ही नहीं, सब खत्म है। लेकिन वास्को डिगामा जहाजी बेड़ लेकर के और उत्तमासा अंतरीप होते हुए एक प्रकार से कालीकट नाम के स्थान पर आकर के पहुंचा। ठीक है, उस समय वहां पर जमोरिन नाम का एक राजा था, भारत में कालीकट नाम के स्थान पर वो शासन कर रहा था। ठीक है, उससे परामर्श लेकर के वहां पर एक प्रकार से व्यापार करने आता है। यहाँ से व्यापार करके जब जाता है तो एक प्रकार से कम 100-150 गुना इसको मुनाफा होता है। ठीक है, और जब वहाँ के लोग इसको देखते हैं कि कहाँ गया था, तो एक प्रकार से इसने फिर वहाँ से लोग आने लगते हैं भारत में और व्यापार करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, उससे पहले भारत से व्यापार होता था इन लोगों का, लेकिन ऊपरी मार्ग से होता था, जम्मू कश्मीर के एरिया से होता था, पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए। ठीक है, इधर जम्मू कश्मीर में आकर के सिंध वाले क्षेत्र तक व्यापार होता था। अब कंपास जो बन गया, कंपास एक यंत्र है जिसके माध्यम से दिशा का ज्ञान होने लगा, तो जहाज चलाने में सुविधा हो गई, नए नए देशों की खोज प्रारंभ हो गई। इस तरह नए देशों ने क्या हुआ कि कच्चे माल की किस्म तथा बाजार के लिए द्वार खोल दिए। अब जब एक प्रकार से नए नए देश बनने लगे, नए नए देशों की खोज हुई, तो नए नए देशों में तमाम प्रकार के प्रोडक्ट, जैसे कि भारत में आप देखते काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सब दक्षिण भारत में खूब होते हैं, यानी मसालों के लिए दक्षिण भारत बेसिकली या केरल जाना जाता है। और वहीं पर जब पहुंच करके लोग यहाँ से मसाले लेकर के गए, और जब मसाले एक प्रकार से वहाँ पर लेकर के गए, तो वहाँ पर क्या हुआ कि लोगों ने एक प्रकार से खूब पसंद किया। चूँकि वहाँ पर क्या था, पहले इतना ज्ञान तो था नहीं, या फ्रीज या जो है गर्म वाली मशीनें तो थी नहीं। तो पहले करते क्या थे, चूँकि वहाँ पर एक प्रकार से जैसे हमारे यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पर अपने भारत में क्या होता है कि सारी फसल जो है सबके लिए उपयुक्त वातावरण होता है, और आप देखते समय समय पर मौसम बदलता रहता है, तो कहीं ना कहीं पे हमको सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। लेकिन यूरोप वगैरह की कंट्रीज़ में क्या, हमेशा ठंडी ही पड़ती है, वहाँ पर गर्मी बहुत कम पड़ती है। अब जब वहाँ पर ठंडी हमेशा पड़ती है, तो वहाँ पर केवल ठंडी वाली जो फसलें होती हैं वही उत्पादित हो पाती हैं, गर्म वाली फसलें नहीं उत्पादित हो पाती हैं। ऐसे में वो लोग एक प्रकार से कुछ अचार बनाते थे पहले, ये एक पुस्तक में मैंने पढ़ा, अचार बनाते थे वो लोग। जो अचार होता था, वो अचार किसका होता था, मांस वगैरह का अचार होता था, यानी बड़े बड़े जीव, पहले की ज़माने, बहुत पहले, ये बाद की बात मैं नहीं कर रहा, बहुत पहले प्राचीन काल में ये लोग, यूरोप के लोग करते क्या थे कि एक प्रकार से वो एक कोई जैसे जीव मार दिया, उस जीव को मारने के बाद में एक गड्ढा खोदते थे, उस गड्ढे को साफ करके बढ़िया से उसमें नमक की एक लेयर बिछाते थे, चौतरफा पूरा नमक की एक लेयर बिछा दिया। नमक के ऊपर एक प्रकार से यही जो काली वाली मिर्च यहाँ से ले आते थे, लौंग, इलायची, इसी को खूंद पीस करके क्या करते थे, मसाला बिछा देते थे पूरा का पूरा ऊपर से। फिर वहाँ पर उसी जीव को डाल देते थे साफ़ सुथरा करके उसको, फिर उसके बाद में नमक की परत और मसाले की परत उसको मिक्सचर करके उसको ढक देते थे अच्छे तरीके से, ताकि एक प्रकार से अच्छा वो गड्ढा जो होता था वो सिक्योर बनाते थे, ताकि वहाँ पर बारिश का पानी ना जाए या एक प्रकार से और भी चीज़ें वहाँ पर उसको प्रभावित ना कर पाएँ। इस तरीके से वो एक कोष्ठक में या एक जार टाइप का बनाते थे, जिसमें एक प्रकार से वो वस्तु मतलब मांस को रख करके उसके ऊपर मसाला और नमक मिला करके रख देते थे। कुछ दिनों तक जब वो रखा रहता था, उसके बाद में क्या हो जाता था, वो एक प्रकार से अचार के रूप में बन जाता था, जैसे कि एक चिकना के रूप में। जैसे हम लोग एक प्रकार से अचार रखते हैं डब्बा में भर करके, तेल और मिर्चा और मसाला वसाला डाल करके रख देते हैं, तो उसको जैसे आम के सीजन के लिए एक प्रकार से, आम के सीजन में तो मिल जाता है वो, लेकिन जब आम नहीं होता उसके बाद में एक प्रकार से हम लोग खाने के साथ अचार का आनंद लेते हैं। अचार कई दिनों तक सुरक्षित रहता है, क्योंकि मसाले रहते हैं, नमक मिला रहता है। ठीक है, तो कीड़े वगैरह पड़ने का बहुत कम डर रहता है। तो इस दृष्टिकोण से क्या होता है कि ऐसे ही ये लोग एक प्रकार से, जैसे कि मान लेते हैं जैसे सब्जी ख़त्म हो गई या सब्जी से उब गए, तो वहीं में से थोड़ा सा निकाल करके फिर खा लेते थे। इस तरीके का प्रोसेस हुआ करता था कुछ। ठीक है, ये बहुत डीपली एक पुस्तक है, उसमें मैंने पढ़ा था। ठीक है, या एक टीचर थे वो बता रहे थे मुझे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें थीं। तो इसके दौरान क्या था कि भाई लोगों को मसाले की ज़रूरत पड़ने लगी। इस दृष्टिकोण से क्या हुआ कि लोग अलग अलग देशों में जाने लगे, और कच्चे कच्चे माल एक प्रकार से मिलने लगे अलग अलग देशों में, तो वहाँ से जाना आना और व्यापार करना स्वाभाविक सी बात हो गई। छापे खाने का आविष्कार से क्या हुआ कि नए विचार तथा नए ज्ञान के प्रसार की सहायता प्राप्त हुई। छापे खाने के आविष्कार से तमाम प्रकार के संचार में एक प्रकार से व्यवस्था हुई, सुविधा हुई। इस तरीके से एक प्रकार से, इस तरह से उपयुक्त कारणों ने वाणिज्यवादी विचारधारा विकसित होने के लिए निम्नलिखित वातावरण प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, और वातावरण क्या था भाई, देखिए कई प्रकार के वातावरण बने। वाणिज्यवाद का आधारभूत उद्देश्य जो था, पहली बात तो ये कि वाणिज्यवाद का आधारभूत उद्देश्य देश को शक्ति संपन्न बनाना था। देश की शक्ति की पहचान देश की संपत्ति की सहायता से हो सकती थी। विशेष करके धन के इस अंश में बहुमूल्य पदार्थ जैसे कि सोना चांदी सम्मिलित हुआ करता था। इसको एक प्रकार जितना ज़्यादा उत्खनन कर लो, सोना चांदी जिसके पास जितना हो वही ज़्यादा एक प्रकार से अमीर होता था उस दौरान।
इसीलिए आप देखते हैं वाणिज्यवादी जो है वो धातुओं में खास करके सोना के महत्व से अधिक जुड़े हुए थे। सोना एक प्रकार से उनके लिए बड़ा उपयोगी था, क्योंकि यह अत्यधिक टिकाऊ होता है, उपयोगी होता है और साधारणतः धन का स्वीकार्य प्रकार था। ये जो सोना था, सोना एक प्रकार सोने से मुद्रा भी बनती थी। तो सोना अगर आपके पास है तो आप व्यापार में एक प्रकार से उतर सकते हैं और बड़े व्यापारी की श्रेणी में आपका नाम आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अगर एक देश के पास सोना और चांदी की खानें हैं, कोई देश है उसके पास सोना और चांदी की खान है, तो वह एक प्रकार से सोना और चांदी प्राप्त कर सकता है। किंतु अगर एक देश के पास खाने नहीं है, सोना चांदी की कोई खान नहीं है, कोई माइंस नहीं है, तो वह सोना चांदी व्यापार से प्राप्त नहीं कर सकता है। यह भी नियम एक प्रकार से वाणिज्यवादियों ने बनाया था कि यानी जिस देश के पास सोने की खानें हैं उसी को सोना मिलेगा, सभी सोना का व्यापार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देश का व्यापार संतुलन अनुकूल होना चाहिए। दूसरे शब्दों में निर्यात आयात से अधिक होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया। निर्यात मतलब कि आयात एक प्रकार खरीदने से ज़्यादा बेचना इंपॉर्टेंट होता है। वाणिज्यवादी ऐसा मानते हैं कि भाई खरीदो कम बेचो ज़्यादा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि वाणिज्यवादी प्रणाली के विचार में व्यापार अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवसाय था, यानी व्यापार ही सबसे इंपॉर्टेंट व्यवसाय होता है वाणिज्यवादियों में। उद्योग और वाणिज्य दूसरी कोटि का महत्व रखते थे। कृषि का सबसे कम महत्वपूर्ण इसमें माना जाता था, यानी कृषि को एकदम से नगण्य मान लिया गया, कृषि को उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया। इसमें एक प्रकार से केवल और केवल सोना चांदी के उत्खनन पर और व्यापार पर ज़्यादा फोकस दिया गया वाणिज्यवाद में। ठीक है, जबकि प्रकृतिवादी एक प्रकार से वाणिज्यवाद को या सोना चांदी को नगण्य मानते हैं, वो खाद्यान्न की फसलों के उत्पादन की तरफ फोकस करते हैं। वाणिज्यवादी प्रणाली में राज्य एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वह देश के प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन के लिए आगे आए तथा अपने निर्यात को बढ़ाए। सरकार के द्वारा आर्थिक जीवन का नियमन था, यानी कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि वाणिज्यवादी जो एक प्रकार से प्रणाली है, इसमें सरकार का भी एक प्रकार से हस्तक्षेप आप देखते हो जरूरी होता था। आयात और निर्यात इन दोनों को एक प्रकार से तालमेल बनाए, संपन्न एक समन्वय स्थापित करे, ये था। यहाँ से एक प्रश्न वाणिज्यवादियों को लेकर के एक प्रश्न और बनता है, ये बताया कि वाणिज्यवादी जो है इनका पतन भी हो गया था। इनका पतन किन कारणों से हुआ, ये भी प्रश्न परीक्षा में कई विश्वविद्यालयों में लगातार 2023 और 2024 यानी कि 22 और 23 वाली परीक्षा में, 23 और 24 वाली परीक्षा में पूछे गए हैं। तो 24 और 25 वाली परीक्षा में 100% आएगा ये प्रश्न। ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई विश्वविद्यालयों में आया हुआ है कि वाणिज्यवाद या वाणिज्यवाद के पतन यानी खात्मे के कारणों का वर्णन कीजिए, यानी वाणिज्यवाद क्यों खत्म हुआ, किन मतलब कि क्यों इसका पतन शुरू हुआ। देखिए, वाणिज्यवादी कुछ लेखकों ने तो अपने जीवन काल में ही वाणिज्यवाद की कुछ नीतियों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। यानी कि एक प्रकार शुरुआत से जब से वाणिज्यवाद का उदय हुआ वाणिज्यवाद का, तभी से इसका विरोध होना शुरू हो गया था। वास्तव में वाणिज्यवाद या वाणिज्यवाद के पतन के लिए भी लगभग वही परिस्थितियां उत्तरदायी थीं जिन्होंने इसे जन्म दिया था। यानी कि जिन परिस्थितियों में इनका जन्म हुआ था वाणिज्यवाद का, उसी परिस्थितियों ने एक प्रकार से इसको खात्मे की ओर ले गया। हम यह कह सकते हैं कि वाणिज्यवादी नीतियों में ही उसके पतन के बीज भी मौजूद थे, यानी कि एक प्रकार से वाणिज्यवाद ही उत्तरदायी है अपने पतन के लिए स्वयं। संक्षेप में यह कारण निम्नलिखित थे, और कौन कौन से कारण थे जिन कारणों से एक प्रकार से वाणिज्यवाद का खात्मा हुआ, पतन हुआ, उसको जानने का प्रयास करते हैं। पहला कारण, फ्रांस में क्या हुआ कि वाणिज्यवाद के प्रबल समर्थक काल्बर्ट थे। काल्बर्ट की नीतियां ही इसके पतन का कारण भी बन गई, क्योंकि फ्रांस में जब वाणिज्यवाद का उदय हुआ, वाणिज्यवाद का उदय हुआ, तो उसमें एक प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण विद्वान थे काल्बर्ट। काल्बर्ट ने ही एक प्रकार से वाणिज्यवाद की जो नियम कायदे थे उसको बनाए थे। अब जब ये नियम कायदे इन्होंने बनाए थे, क्योंकि क्या हुआ था, इन्होंने सरकारी व्यय पर कोई अंकुश ना होने के कारण से फ्रांस की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार राजकोष ही खाली हो गया। यानी जब एक प्रकार से जो फ्रांस की निधि थी, जहाँ पर पैसे रुपए रखे रहते थे, वो खाली हो गया एक प्रकार, चूंकि सरकारी व्यय पर कोई नियंत्रण नहीं था इसकी नीति में, और जब एक प्रकार से फ्रांस की अर्थव्यवस्था एकदम से डगमगा गई, चौपट सी हो गई, तो वाणिज्यवादी नीतियाँ घृणा की दृष्टि से देखी जाने लगी और लोगों को एक प्रकार से कम पसंद आने लगी। लोगों ने कहा, एक प्रकार से विद्वानों ने कहा कि भाई ये कौन सी नीति बना दी जिससे एक प्रकार से पूरा का पूरा सिस्टम हिल गया। ठीक है, तो ये पहला कारण रहा। यानी कि जो काल्बर्ट था, जो एक समर्थक था, प्रबल समर्थक था वाणिज्यवाद का या वाणिज्यवाद का फ्रांस में, उसने एक प्रकार से ऐसी कोई नीति नहीं बनाई थी जिसे सरकार के राजकोष पर या सरकार को कैसे कैसे व्यय करना है इस पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया था। हाँ, स्वतंत्र न सिर पे कोई भाव ही मने करे, जो इस प्रकार से व्यवस्था थी। और इस तरीके से क्या हुआ कि बिना अंकुश के जब भी कोई चीज़ होती है तब एक प्रकार से वो बर्बाद ही हो जाती है, बेकार ही हो जाती है, और यही कारण रहा कि एक प्रकार से वाणिज्यवाद का पतन शुरू हो गया। दूसरा कारण,
वाणिज्यवादी लेखकों के द्वारा प्राकृतिक सहयोग को अपनी विचारों की प्रणाली में कोई भी स्थान न दिए जाने के कारण से क्या हुआ कि कृषि क्षेत्र की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया, जो कि बाद में इन नीतियों के विरोध का कारण बना। चूंकि कृषि को एकदम से नेगलेक्ट कर देना सबसे बड़ी भूल इन लोगों की रही। ठीक है, वाणिज्यवादी लेखकों के द्वारा क्या हुआ कि प्राकृतिक सहयोग को अपनी विचार प्रणाली में कोई स्थान नहीं दिया गया। यानी प्राकृतिक सहयोग यानी जो प्रकृतिवादी विचारक है या जो प्राकृतिक सहयोग जैसे हवा, वायु, जल, इन सभी पर कोई फोकस ही नहीं किया गया। सोना चांदी पर ही एकदम से लगे रहे, व्यापार पर ही लगे रहे, खाद्यान्न पर एक प्रकार से इन्होंने काम ही नहीं किया, कृषि को नेगलेक्ट समझा। ये कारण रहा एक प्रकार से इसके खात्मे का। तीसरा कारण इसका रहा वही खात्मे का। तीसरा कारण रहा है वाणिज्यवाद का या वाणिज्यवाद के खत्म का, कि वाणिज्यवादी लेखकों के विचार एकांगी थे। एकांगी मतलब कि एक प्रकार से केवल एक ही विचारधारा या एक ही अंग की तरफ उन्मुख थे। ये एक प्रकार से मल्टी अंग की तरफ उन्मुख नहीं थे। उन्होंने निर्माण उद्योग, विदेशी व्यापार व निर्यातों आदि को ही सब कुछ मान लिया। यानी केवल चीज़ों को बनाओ, वस्तुओं को बनाओ, वस्तुओं का विदेशी व्यापार करो, लोगों को बेचो उसको, ठीक है, और निर्यात करो, यानी बेचो, खरीदो, बनाओ, यही करो बस। ठीक है, इसी को सब कुछ मान लिया। सोना और चांदी एकत्रित करना ही उनका मुख्य उद्देश्य था पूरे के पूरे जीवन का लोगों का। यह दृष्टिकोण ही घातक सिद्ध हुआ बाद में, और वाणिज्यवादी नीतियों के विरोध में कृषि क्षेत्र को विकसित करने के लिए आवश्यक भूमिका तैयार की गई। और इस तरीके से एक प्रकार से कृषि को नेगलेक्ट कर देना सबसे बड़ी भूल इन लोगों की रही। तो कृषि क्षेत्र को विकसित किया गया बाद में चल करके, और बाद में फिर एक प्रकार से जब कृषि क्षेत्र विकसित हुआ तो वाणिज्यवादी एक प्रकार से धीरे धीरे डाउन पड़ने लगे। ठीक है, चौथा कारण यह रहा कि बहुमूल्य धातुओं पर अत्यधिक बल दिया जाना स्वयं में दोषपूर्ण था। क्योंकि केवल मूल्यवान वस्तुओं को ही उगाना और एक प्रकार से जो अमूल्य वस्तुएं हैं या फिर एक प्रकार जिनका मूल्य कम है, ठीक है, उन वस्तुओं को ना एक प्रकार से कोई वैल्यू देना, तवज्जो देना, ये एक प्रकार से इन लोगों की भूल थी। और यही कारण रहा कि इसका पतन हुआ। वाणिज्यवाद या वाणिज्यवाद के पतन का पांचवा कारण ये रहा कि वाणिज्यवादियों की भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट संबंधी धारणा ही गलत थी। यानी कि एक प्रकार से जो भुगतान संतुलन था यही इनका सही नहीं था। वह यह गलत सोच बैठे थे कि एक देश केवल निर्यात ही निर्यात करता है, यानी उनको केवल निर्यात पर ही फोकस कर रहे थे लोग, बेचो जितना हो सके। अरे भाई, जो खरीदना बेचना दोनों संतुलन अगर आप स्थापित कर पाएंगे तभी चीज़ें संपन्न होंगी। तो निर्यात तो आवश्यक रूप से दूसरे देश के वित्त आयात होते ही हैं। धारणा संबंधी यह दोष वाणिज्यवादी नीतियों के पतन का प्रमुख कारण बना, क्योंकि ये लोग केवल निर्यात पर ही फोकस करते थे। इसके अलावा वाणिज्यवादियों के द्वारा स्ट्रिक्ट स्टेट कंट्रोल यानी कि आर्थिक जीवन पर अनेक प्रकार के राज्य की नियंत्रण लगाए जाने की नीति ने, चूँकि राज्य का एक प्रकार ज़्यादा इस पर जो है कंट्रोल रखा गया, इसी कारण से क्या हुआ कि आर्थिक जीवन में अनेक गड़बड़ियाँ उत्पन्न कर दी थीं, जिससे कुल मिलाकर के लेसीज पेसर अथवा स्वतंत्र छोड़ो सिद्धांत के विकसित होने में अत्यधिक योगदान दिया गया। और ये सब एक प्रकार से इसके लिए एक प्रकार से क्या रहा, उत्तरदायी कारण रहा इसके पतन के लिए। ठीक है, इसके अलावा रोसर नाम के एक विद्वान हैं, इन्होंने कहा कि वाणिज्यवादी लेखकों ने इन बातों को अत्यधिक महत्व देकर के ठीक नहीं किया था। किन बातों को, एक प्रकार से ये 4 या 5 बातें जो है, इन्हीं बातों को एक प्रकार से उन्होंने ज़्यादा तवज्जो दे दिया था, अधिक महत्व दे दिया था, और यही उनके पतन का कारण बनी। रोसर कहते हैं कि पहली बात तो एक बड़ी और घनी जनसंख्या को तवज्जो दिया, दूसरी बात मुद्रा की अधिक मात्रा एक प्रकार से उसको बहुत महत्व दिया, इसके अलावा विदेशी व्यापार को ज़्यादा महत्व दिया, निर्माण उद्योग पर फोकस किया, और राज्य के हस्तक्षेप को एक प्रकार से इसमें ज़्यादा बना दिया, और राजकोषीय नीति का उसका कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। यही कारण रहा कि एक प्रकार से इसका अपना पतन का कारण बना। वैसे तो अगर एक लाइन में कहूँ तो अपने जन्मदाता फ्रांस में ही वाणिज्यवादी नीतियों का सर्वाधिक विरोध किया गया, यानी जहाँ पर इसका उदय हुआ फ्रांस में, वही फ्रांस के लोग जिसने इसको बनाया था वही की नीतियों का विरोध हुआ, और फ्रांस के लोगों ने ही एक प्रकार से वाणिज्यवादियों का सर्वाधिक विरोध किया। तो जहाँ से उत्पन्न हुआ वहीं का फिर इसका विरोध हुआ, और वहीं पर एक प्रकार से डाउनफॉल कर गया ये। इस तरीके से ये वाणिज्यवाद को लेकर के कुछ बातें थी। अच्छा, वाणिज्यवाद को लेकर के एक टॉपिक या एक प्रश्न और लगातार परीक्षा में पूछा गया है कि वाणिज्यवाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। वाणिज्यवाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन एक प्रकार से ये प्रश्न परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय में, लघु उत्तरीय में पूछा जा सकता है। तो एक प्रकार से आपको कोई दिक्कत की बात नहीं, आप आसानी से चीज़ों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे जब एक प्रकार से अच्छी चीज़ें होंगी तो। ठीक है, कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि आप जो है इन चीज़ों को समझ लेंगे तो यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चले आगे देखने का प्रयास करते हैं। वाणिज्यवाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन,
सन 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं। एडम स्मिथ कौन है महोदय? अर्थशास्त्र के जनक हैं कौन? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। ये पुस्तक बहुत ही ज़बरदस्त पुस्तक है, वेल्थ ऑफ नेशन। ये प्रकाशित हुई कब? 1776 में, 1776 में एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन प्रकाशित होती है। इस पुस्तक के 1/4 भाग में एडम स्मिथ ने वाणिज्यवादी विचारधारा की आलोचना करी। 1/4 मतलब कि लगभग और लगभग 25% जो पुस्तक का एक प्रकार से जो अंश है वो केवल वाणिज्यवादियों की आलोचना ही है। अब जब एडम स्मिथ जैसे विचारक जो कि जनक हैं एक प्रकार से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में धुरंधर हैं, पुरोधा हैं, वो ऐसी बातें करते हैं अपनी पुस्तक में, वो इसका विरोध करते, तो आप समझ जाएं कि वाणिज्यवाद कितना सफल और कितना असफल रहा। वाणिज्यवादी नीतियों के अन्य आलोचकों में खास करके मेलन का नाम आता है। इसके अलावा फेनीलोन नाम के एक विद्वान है, इनका नाम आता है। रिचर्ड कैंटिलान नाम के एक विद्वान है, इनका नाम आता है। तो एडम स्मिथ, मेलन, फेनीलोन, रिचर्ड कैंटिलान, ये तमाम प्रकार के ऐसे विचारक हैं, अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने जम करके विरोध किया, जम करके इसकी आलोचनाएं करी। किसकी भाई? वाणिज्यवाद की। वाणिज्यवादी सिद्धांतों एवं नीतियों की आलोचनाएं निम्न आधारों पर की गई। किन आधारों पर की गई भाई? उनके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। 1 मिनट वेट करेंगे थोड़ा सा। हाँ, तो इन आधारों पर चीज़ें करी गई, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब ये है कि आइए देखते हैं कौन कौन से मुद्दों पर एक प्रकार से इसका आलोचना करी गई। पहला मुद्दा था भैया इसका आलोचना होने का, क्या? बहुमूल्य धातुओं पर अधिक महत्व दिया गया। किस पर? बहुमूल्य धातुओं पर अधिक महत्व दिया गया, क्योंकि इसमें केवल ऐसी धातुओं को उगाने की बात करी गई, ऐसी धातुओं या ऐसी खनिजों के उत्खनन पर फोकस किया गया जो कि एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण खनिजें रही हैं, ठीक है। यानी ऐसी खनिजों पर फोकस किया गया जो खनिजें महोदय एक प्रकार से बहुत ही महंगी खनिज रही हैं, जैसे कि सोना, चांदी, इन्हीं पर ज़्यादा फोकस किया गया। वाणिज्यवादियों ने बहुमूल्य धातुओं पर अधिक महत्व दिया और उनकी प्राप्ति के लिए अपने सुझाव दिए। उन्होंने भौतिक पदार्थों की उपेक्षा करी। भौतिक पदार्थ मतलब कि जो एक प्रकार से जो प्रकृति के द्वारा हमको तमाम प्रकार के प्रोडक्ट मिले हैं, उन प्रोडक्ट की एक प्रकार से इन लोगों ने क्या करी? आलोचना करी। उनको एक प्रकार से मतलब उनको महत्व ही नहीं दिया, उपेक्षा करी उनकी। वस्तुतः मानवीय कल्याण के लिए स्वर्ण, रजत यानी कि सोना, चांदी इनके महत्वपूर्ण नहीं हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप मानवीय कल्याण यानी केवल मनुष्य ये सोचे कि हमारे पास सोना चांदी हुई हो जाए तो एक प्रकार से हम बहुत अमीर हो जाएंगे, तो एक प्रकार से ऐसा नहीं है। एक राजा था, आपने कहानी सुनी होगी, एक राजा था, तो वो राजा एक प्रकार से उसको सोने बड़े पसंद थे, मतलब सोना, ठीक है, गोल्ड। तो एक प्रकार से वो क्या किया, उसने एक पूजा पाठ करा और भगवान से जो है वो मांगा, क्या बोलते हैं, वरदान मांगा कि प्रभु जो मतलब कि जो मैं छूऊं सब सोना हो जाए। जैसे एक पत्थर होता है, ठीक है, पारस परस कुधात सुहाई। पारस नाम का एक पत्थर होता है जिसको स्पर्श मात्र से जो लोहा होता है, लोहा हो तो मतलब कि लोहा छो तो सोन हो जाए। पारस पाथर मोहबे में एक प्रकार से था। तो पारस पाथर के छूने से एक प्रकार से लोहा जो होता है वो एक प्रकार सोना बन जाता है। ऐसे ही इन महोदय ने कहा भगवान से कि प्रभु हमको मतलब हम जो छुएं वो सब सोना हो जाए, ठीक है। अब क्या हुआ, एक प्रकार से वो जब जहाँ जाएं वो एक प्रकार से जैसे किसी को छुए तो पहले तो बड़ा अच्छा लगा, सोना छुए भाई, ये वस्तु छू ली सोना हो गया। मोटरसाइकिल छू लिया, मोटरसाइकिल पूरी सोने हो गई। ऐसे ऐसे पूरी चीज़ें हो गई। अब क्या हुआ, एक प्रकार से उसने वो गया अपने घर पे, जब खाना लेकर के आई बिटिया, खाना मंगाया, खाना छुआ, खाना भी सोने का हो गया, रोटी वोटी सब सोने की बन गई। बिटिया आई, बिटिया का हाथ तनी भर टच हो गया, वो भी सोने हो गई, ठीक है। पत्नी आई, पत्नी सोने हो गई। इस तरीके से घर में गए, घर सोने हो गया, यानी सब सोना हो गया। राजा को बड़ी पछताई हुई। राजा ने कहा भगवान से, फिर से प्रार्थना की कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, एक प्रकार से हम लालच में आ गए थे, तो लालच बुरी बला है, कभी नहीं करनी चाहिए। अब ऐसे ये मत सोचो कि मुर्गी है, मुर्गी एक अंडा रोज सोने की देती है तो आप एक ही अंडा में स्वच्छ रहो। अब आप ये सोचो कि पूरा का पूरा मुर्गी काट डालेंगे। एक मूर्ख व्यक्ति था, कहानी आपने सुनी होगी कि भाई पूरी की पूरी मुर्गी ही काट डाली, तो क्या हुआ, कुछ नहीं निकला। फिर अंडा सोचा कि भाई क्या होता है जब ज़्यादा दिमाग लगाने लगते हैं आप किसी मुद्दे पर, तो वो दिक्कत कर जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इन लोगों ने केवल सोने की अंडे या सोने की मुर्गी को काटना उचित समझा। धीरे धीरे करके विकास नहीं, केवल सोना चांदी ही उगाओ, तो एक प्रकार से मानवीय कल्याण के लिए उचित नहीं है। जितने कि अन्य भौतिक पदार्थ
स्वर्ण और रजत यानी सोना और चांदी का महत्व तो केवल विनिमय के माध्यम तक ही सीमित है, यानी कि आप कोई चीज़ एक्सचेंज आदान प्रदान कर सकते हो, उसके बाद में सोना चांदी का उतना महत्व नहीं है। आलोचकों के अनुसार वाणिज्यवादी बहुमूल्य धातुओं को महत्व प्रदान करने में इतने आगे बढ़ गए थे कि उन्होंने इन्हें ही लक्ष्य स्वीकार कर लिया तथा मानव कल्याण साधन मात्र बन करके रह गया। इस तरीके से एक प्रकार से लोगों ने चीज़ें करी। ठीक है, एक बात यहीं पर मैं और आपको अनाउंस करना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई बच्चा एक प्रकार से क्या आप चाहते हैं कि आपको एक प्रकार से इकोनॉमिक्स के और भी मॉडल पेपर चाहिए, ये मतलब मॉडल पेपर वैसे तो मिलते रहेंगे, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ PDF नोट्स इनके चाहिए, जैसे ये PDF नोट्स आपको अगर लेना है, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का PDF नोट्स या एक प्रकार से सारे सब्जेक्ट के, सभी सब्जेक्ट के, आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी विषय, ठीक है, किसी भी विषय की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी विषय आपका है तो सभी विषय की एक प्रकार से उसके लिए कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। आपको SMS करना है 9161936062 पर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको SMS करना है। और अगर आपको एक प्रकार से पूरा का पूरा कोर्स ज्वाइन करना है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, हिंदी, ठीक है, संस्कृत या ऐसे और कई सब्जेक्ट है आपके, होम साइंस, ठीक है, जियोग्राफी या शिक्षा शास्त्र, एजुकेशन, ऐसे इकोनॉमिक्स, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट की एक प्रकार से जो PDF वगैरह बनेगी, जैसे ये यहाँ पर आपका चल रहा है, ये वीडियो जो YouTube पर आप देख रहे हैं, इसकी PDF नोट जो होगी ये ग्रुप में आपको मिल जाएगी। तो आपको SMS करना है 9161936062 पर, आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। उसके लिए मात्र और मात्र आपके लिए जो फीस रखी गई है वो 100 रुपये रखी गई है आप लोगों के कहने पर। और इसमें एक प्रकार से विभिन्न सब्जेक्ट के कोर्स भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि मान लेते हैं 3 सब्जेक्ट आपके मेजर में होंगे, ठीक है, 3 सब्जेक्ट मेजर के, एक सब्जेक्ट आपका माइनर का होता है, वो भी इसमें आपको मिल जाएगा, इंक्लूड कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपका एक सब्जेक्ट होता है को करिकुलर का, यानी अनिवार्य वाला पेपर, ठीक है, तो अनिवार्य पेपर भी इसी में इंक्लूड कर दिया जाएगा, यानी आपकी विधिवत तैयारी करवा दी जाएगी। तो एक अनिवार्य जिसमें आपको मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन पढ़ना है, माइनर में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है इनमें से, और 3 मेजर सब्जेक्ट में तो 3 आपके सब्जेक्ट हो ही गई। तो इस तरीके से 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी एक प्रकार से ग्रुप में होती रहेगी। 9161936062 पर SMS करें और तुरंत कोर्स में ज्वाइन हो जाएं, ठीक है, जिसमें आपको PDF नोट्स, मॉडल पेपर, महासंग्राम रिवीजन क्लास और चैप्टर वाइज क्लासेस सब मिलती रहती हैं। तो आपको मात्र और मात्र 100 रुपये पे करने होंगे। जैसे ही आप SMS करेंगे कि सर जी हमारा सब्जेक्ट ये है, हमको कोर्स लेना है, आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये सेंड कर देने होंगे और उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर देना होगा। उसके बाद आपको ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप नहीं चलाते, मान लेते हैं गूगल पे, फ़ोन पे या UPI माध्यम नहीं यूज करते हैं, तो आप अपने घर में किसी से करवा सकते हैं या कहीं से जाकर के आप करवा दीजिएगा, बस उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर दीजिएगा, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी दोस्त, और मेरे हिसाब से तो आप सभी को लेना चाहिए, इसीलिए फीस भी कम रखी गई है, मात्र और मात्र 100 रुपीज़। तो आप तुरंत SMS करें और तुरंत एक प्रकार से इंक्लूड करें, ठीक है, तुरंत कोर्स में एक प्रकार से ज्वाइन हो जाएं और अधिक से अधिक मात्रा में अपनी तैयारी को सिक्योर करें, विधिवत करें, PDF के माध्यम से पढ़ें। परीक्षा के अंतिम दौरान के लिए अलग से व्यवस्था आपके लिए करी जाएगी। तो आप सभी लोगों के लिए उचित व्यवस्था, और आप हमारे गाइडेंस में रहेंगे, रणनीति जो भी हम बनाएंगे वो आपके लिए होगी, यानी कि आप हमसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो मात्र 100 रुपये में आपको एक प्रकार सारी व्यवस्थाएं दी जाएंगी। आइए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो वाणिज्यवाद के बारे में मैं आपको बता रहा था कि वाणिज्यवाद में एक प्रकार से क्या हुआ, इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन हुआ कि इसमें केवल और केवल किस पर फोकस किया गया भैया, केवल और केवल बहुमूल्य वस्तुओं पर ही फोकस किया गया, सोने चांदी पर ही फोकस किया गया, बाकी चीज़ों को एक प्रकार से नकार दिया गया। दूसरा जो मुद्दा रहा, एक प्रकार से दूसरा जो मुद्दा रहा उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो दूसरा जो मुद्दा रहा उसके बारे में अगर मैं बताने का प्रयास करूं तो इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि अनुकूल व्यापार संतुलन। अनुकूल मतलब क्या होता है कि एक प्रकार जैसे व्यापार संतुलन जो था वो एक प्रकार से उसको लेकर के फोकस किया गया, उस पर एक प्रकार से आलोचना करी गई इसकी। वाणिज्यवादियों का अनुकूल व्यापार संतुलन का विचार जो था उचित नहीं था। ये एक प्रकार से चूंकि ये लोग एक प्रकार से उतने अच्छे तरीके से जो नियम कायदे वो नहीं बना पाए। प्रथम तो व्यापार संतुलन सदैव अनुकूल बना नहीं रह सकता। दूसरे, यदि एक देश आयातों पर प्रतिबंध लगाएगा तो दूसरे देश को हानि होगी। अब इन लोगों ने क्या किया था, केवल खरीदो मतलब कि केवल बेचो, खरीदने पर उतना फोकस नहीं किया, अतः दूसरा देश भी अपने आयातों पर प्रतिबंध लगा देगा। तो जब एक प्रकार से सभी लोग एक प्रकार से अपने आयात पर प्रतिबंध लगा देंगे, सभी लोग निर्यात ही करेंगे, तो कैसे काम चलेगा। इस दृष्टि से ये भंग हो गया। सर डडले नॉर्थ नाम के एक विद्वान हैं, इन्होंने कहा
वाणिज्यवादियों ने विदेशी व्यापार पर तो बल दिया परंतु आंतरिक व्यापार के महत्व को भुला दिया। यानी कि विदेश में दूसरे देशों में व्यापार करो लेकिन आंतरिक व्यापार पर इन्होंने फोकस नहीं किया और ये बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि आंतरिक व्यापार की नींव ही विदेशी व्यापार की दीवार खड़ी कर सकती है। ये बात ध्यान रखें। यानी जब तक आप अपने देश में व्यापार उचित तरीके से नहीं कर पाएंगे तब बाहरी देशों में आप व्यापार क्यों करने जा रहे हैं। यानी सबसे पहले आंतरिक व्यापार जरूरी, फिर उसके बाद बाहरी व्यापार आप करें, क्योंकि आंतरिक व्यापार रूपी जो नींव होती है उसी पर एक प्रकार से जो बाहरी व्यापार करेंगे उसका एक प्रकार से छत टिकेगा, उस पर वो दीवार चलेगी। ठीक है। तीसरा जो आलोचना इसकी हुई वो इन मुद्दों पर हुई कि आंतरिक नियंत्रण इसमें नहीं था। आंतरिक नियंत्रण को लेकर के लोगों ने क्या कहा, वाणिज्यवादियों के द्वारा जनसंख्या, भूमि और व्यापार आदि पर लगाए गए नियंत्रणों की भी कटु आलोचना विद्वानों के द्वारा करी गई। आलोचकों के अनुसार वाणिज्यवादियों ने क्या किया, इन नियंत्रणों को लगा करके व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन किया, लोगों की स्वतंत्रता का हनन किया, लोगों पर जनसंख्या पर नियंत्रण, भूमि पर नियंत्रण, व्यापार पर नियंत्रण कर दिया, उसके लिए तमाम प्रकार के नियम बना दिए। इस कारण से लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि ये एक प्रकार से हमारी स्वतंत्रता का हनन है और इस दृष्टिकोण से इसका विरोध हुआ। इसके अलावा अनुपयुक्त व्यावसायिक विभाजन हुआ। इसका अनुपयुक्त मतलब कि जो उपयुक्त नहीं है, ऐसा व्यावसायिक विभाजन किया गया। वाणिज्यवादियों ने देश की संपत्ति में वृद्धि करने के लिए जो व्यावसायिक विभाजन किया था वह अनुपयुक्त था। व्यापार वाणिज्य को प्रथम, उद्योग धंधों को द्वितीय तथा कृषि को गौण स्थान दिया गया। ठीक है। उद्योग धंधों को द्वितीय स्थान मिला, व्यापार को पहला स्थान दिया गया और कृषि को नेगलेक्ट ही कर दिया गया, कृषि को कोई महत्व ही नहीं दिया गया। और उन्होंने बड़ी भूल कर दी यही कि कृषि को उन्होंने गौण स्थान दे करके। देश के आर्थिक विकास में व्यापार की भांति कृषि और उद्योग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उद्योगों को तो इन्होंने फोकस किया लेकिन कृषि को एक प्रकार से नेगलेक्ट किया, कृषि को गौण माना, और ये सबसे बड़ी भूल वाणिज्यवादियों की रही है। ठीक है। इसके अलावा पांचवा पॉइंट ये रहा कि विदेशी व्यापार के संबंध में दोषपूर्ण इनकी जो धारणा रही, इनके कॉन्सेप्ट जो रहा है विदेशी व्यापार को लेकर के, इनके कॉन्सेप्ट उतने सही नहीं रहे हैं और इस दृष्टिकोण से एक प्रकार से इसकी आलोचना करी जाती है। वाणिज्यवादियों का यह मत था कि विदेशी व्यापार में एक पक्ष को हानि होती है और दूसरे पक्ष को लाभ होता है, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता क्योंकि विनिमय से दोनों पक्षों को लाभ होता है, ऐसा मानना है। वाणिज्यवादी क्या मानते थे कि विदेशी व्यापार में एक पक्ष को हानि होगी और दूसरे पक्ष को लाभ होगा, जबकि व्यापार जो होता है उसका नियम यही होता है कि भाई दोनों पक्षों को लाभ होगा तभी व्यापार होगा। अगर एक पक्ष को हानि होगी तो दोबारा वो व्यापार करने नहीं आएगा। इसीलिए एक प्रकार से वाणिज्यवाद में क्या था, वाणिज्यवाद केवल अपने लाभ पर फोकस करता, दूसरे मतलब कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, इस मुद्दे पर काम करने वाला था वाणिज्यवाद। इस दृष्टिकोण से इसकी बड़ी आलोचना करी गई, क्योंकि विनिमय अगर होगा, हम आपसे एक प्रकार से गेहूं लेंगे और हम आपको चावल देंगे तो हम भी अपना प्रॉफिट सोचेंगे, आप भी अपना प्रॉफिट सोच करके ही करेंगे। तो जब दोनों का प्रॉफिट होगा तभी व्यापार अच्छे तरीके से चल पाएगा, और ऐसा वाणिज्यवादियों के व्यापार सिस्टम में नहीं था। यही कारण था कि ये भंग हो गया और इसकी विद्वानों ने आलोचना भी करी। इस तरीके से आप लोगों ने ये तैयार कर लिया क्वेश्चंस। ठीक है। इसके अलावा आपको बता दूं कि BA BSc BCom को लेकर के ये मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि को करिकुलर मास्टर नाम का एक चैनल है हमारा, उस पर अपलोड की गई है। तो कॉपी कैसे लिखें, आपकी कम कैसे, मतलब अब की बार आपको कम लिखना है और कम कैसे लिखना है, कितने पेज में कौन सी कॉपी लिखनी है, इसके बारे में विस्तार से मैंने बताया है। तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। टॉपर्स ने एक प्रकार से क्या चीज़ें बताई हैं कॉपी लेखन को लेकर के, प्रोफेसर्स लोग क्या बताते हैं कि कैसे कॉपी लिखी जानी चाहिए, इसमें सब में चर्चा करी गई है। तो आप प्लीज़ जा करके जो है देख लीजिएगा वीडियो लेक्चर। ठीक है। उस चैनल पर पड़ा हुआ है, को करिकुलर मास्टर नाम का चैनल है हमारा, दूसरा चैनल, उस पर आप देख लीजिएगा। होम साइंस का मॉडल पेपर मैं दे चुका हूँ BA थर्ड सेमेस्टर का, और आप देख लीजिएगा। और बाकी सब्जेक्ट के ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से प्रश्न परीक्षा में खूब आते हैं, चैप्टर वाइज क्लासेस, ये सब आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार देता रहता हूँ। गुड नाइट, आई लव यू।